हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। जो लैब टू लैंड प्रोजेक्ट था वो 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये आईसीआर ने कब लॉन्च किया था? तो आपको मतलब जो ये हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है जो कि आपको याद रखनी है। एक तो जो भी मतलब प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनकी फुल फॉर्म, जैसे कि ओआरपी था यानी कि ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसकी फुल फॉर्म क्या ही आ सकती है, और वो किस सन में दिया गया है यानी कि उसकी ईयर, ये आपको याद रखना है। ओके, तो कोई भी प्रोग्राम आ रहा है उसकी आपको ईयर याद रखनी है और वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईसीएआर के द्वारा लॉन्च किया है या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन के द्वारा याद लॉन्च किया गया है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे कि लैब टू लैंड प्रोजेक्ट आया था 1979 में और इसको लॉन्च किसने किया था? आईसीएआर ने। और वो किस चीज़ की सेलिब्रेशन के समय इसे लॉन्च किया था? तो एक गोल्डन जुबेली सेलिब्रेशन किया था उनको, जब गोल्डन जुबेली थी 1979 में आईसीएआर की, तो उस समय लैब टू लैंड प्रोग्राम को लॉन्च किया। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना था। और किनकी? जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, हम जानते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं उनको फोर स्टेट में रखा गया है अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन। जो फर्स्ट पे आते हैं मतलब जो सबसे नीचे होते हैं, मतलब जिनका इकोनॉमिक लेवल सबसे कम है, तब वो होते हैं मार्जिनल फार्मर। मतलब जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो सबसे कम होता है मार्जिनल फार्मर का। फिर उनके उनसे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं स्मॉल, फिर उनसे ऊपर होते हैं मीडियम, फिर मीडियम से ऊपर होते हैं लार्ज। तो अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस दी फार्मर्स आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। और जिनके पास केवल लैंड है ही नहीं तो वो फार्मर्स अलग हो गए। मतलब मार्जिनल फार्मर्स कैसे होते हैं, उनका बहुत ही छोटा सा लैंड होता है, वो भी उपजाऊ नहीं होता। ओके, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। अब और ये जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह हैं, इनमें से पार्टिकुलर कौन आते हैं? वो आते हैं SC ST कैटेगरी के लोग। बाई ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज डेवलप बाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है फार्मर्स की, जो कि मार्जिनल है, स्मॉल है और लैंडलेस लेबर है, और उनमें से भी कौन होते हैं जो कि ST और SC ST कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको इम्प्रूव करना होता है अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को उन तक पहुंचा के। ओके, तो फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि लैब टू लैंड प्रोग्राम कब आया था? 1979 में। किसने लॉन्च किया था? आईसीएआर ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? गोल्डन जुबिलरी सेलिब्रेशन के समय उसे लॉन्च किया था। और एक और चीज़ कि इसमें किसके मतलब किसके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव किया जाता है, वो होता है स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, पार्टिकुलरली बिलोंग टू SC एंड ST। ओके, सो ये हो गया हमारा लैब टू लैंड प्रोग्राम, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो कैसे याद करने हैं। एक तो उनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि NATP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। और ये कब लॉन्च हुआ था तो वो डेट भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एट 13 जून 1998। कितने में हुआ था? 30 जून 1998। पहले हम इसे पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बताऊंगी इसमें से। तो क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड बैंक था उसने इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था ताकि जो एग्रीकल्चर है उसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए। सो विद द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू स्ट्रेटन एंड कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड टू ऑगमेंट द आउटपुट ऑफ NARS। मतलब जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम था उसको वर्ल्ड बैंक ने और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसे फाइनेंशियल और रिसोर्सेज से संबंधित उसकी हेल्प की, जिसके कारण फिर जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है फिर वो कन्वर्ट हो गया। उसका जो नया नाम आया वो था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ताकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। NARS पे कन्वर्ट हो गया NATP इन 30 जून 1998। जो NATP है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है।
ओके, तो सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर अंडरलाइन कर लेना कि NATP वॉज दी वर्ल्ड बिगेस्ट वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये रुपए तो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। और ये किसके द्वारा एग्जीक्यूटेड किया, मतलब जो वर्ल्ड बैंक ने तो इसकी फाइनेंस में मदद की, लेकिन इसकी जो मतलब एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी थी वो थी NARS, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ने इसको एग्जीक्यूट किया और वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेके। सो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है NATP। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, और जो लाइफ स्पेन होता है NATP का वो 7 ईयर्स का होता है। तो मतलब जब ये 1998 में आया था तो 2005 तक चला। ओके, इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन NARS to shift the focus from discipline oriented research to production system research। तो फिर ये क्या था, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था किसका, NARS का, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का, कि जिसने फोकस को शिफ्ट कर दिया, किससे शिफ्ट कर दिया, डिसिप्लिन ओरिएंटेड रिसर्च से प्रोडक्शन सिस्टम रिसर्च में, कि हमें प्रोडक्शन चाहिए एग्रीकल्चर में ताकि हमारा फ़ायदा हो। NATP सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ वूपिंग टोटल ऑफ 852 प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ था, जो NATP था ना, जो NARS के पास जो 852 प्रोजेक्ट थे तो उसको NATP में पूरा कर दिया। ओके, NATP was the first project in NARS to involve competitive funding and have a pluralistic approach to involve and fund partners from outside NARS। ओके, तो इसमें क्या था कि जो NATP था ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था NARS का जिसने एक कॉम्पिटिटिव फंडिंग की को इन्वॉल्व किया और एक मतलब जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच यानी कि मल्टी अप्रोच रखी फंड के लिए, कि फंड के बहुत सारे पार्टनर होंगे जो कि NARS से बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है NATP की फुल फॉर्म, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये कब लॉन्च हुआ था, 30 जून 1998, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, असिस्टेड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी थी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। ओके, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 ईयर्स का होता है। तो फिर आपको बस इतनी ही चीज़ें इसमें याद रखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। सो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर ये कब आया था, 2000 में आया था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, ये क्या करता है, ये सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम का काम करता है। तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैंने ये रेड पेन से अंडरलाइन कर रखी है, सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम। ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर क्या, सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है। ओके, फॉर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रिसर्च फॉर द एरिया इन विच द कंसर्न इंस्टीट्यूट इज इन्वॉल्व। एट प्रेजेंट देयर आर 44 ATICs एस्टेब्लिश इन ICAR इंस्टीट्यूट एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। क्या है कि मैं 2000 में ये एस्टेब्लाइज हुआ था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, और ये एक सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है। ओके, और इसको जो लॉन्च किया था वो ICAR ने किया था और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर को किसने एस्टेब्लाइज किया था, और ऑप्शन हो ICAR ने, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। सो तो आपका आंसर आएगा, सॉरी बोथ, मतलब थर्ड ऑप्शन हो गया बोथ, A and B एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो आपका आएगा बोथ A and B, यानी कि ICAR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों होगा। और 2020 में कितने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर एस्टेब्लाइज हो चुके हैं इन 2020 में, वो हो चुके हैं 44। ओके, सो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। अब जो नेक्स्ट आता है वो है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। कौन सा, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन 2006। सो 2006 में नया प्रोजेक्ट आया, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। अब देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट इज टू फैसिलिटेट करना था द एक्सीलरेटेड एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन सपोर्ट ऑफ पुवर्टी एलिवेशंस एंड इनकम जनरेशन थ्रू collaborative development and application of agriculture innovation by the public organization in partnership with farmers group, the private sector and other stakeholders।
ये क्या था, इसे है ना स्टेबलाइज हुआ था 2006 में, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, जो नई नई मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको फार्मर्स तक पहुंचाना, मतलब अच्छी अच्छी जो नए नए आइडिया लेना, मतलब फार्मर वो इंडियन फार्मर्स भी कर सकते हैं कि उन्हें कुछ देखा अपने फील्ड में और उनको अच्छा आइडिया आया जो, और वो सस्टेनेबल है, मतलब वो अच्छा आइडिया है जो कि हमारी फील्ड को, हमारी एग्रीकल्चर को अच्छे से डेवलप कर सकता है। तो वो उन्होंने लिया अपने अंदर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन सपोर्ट, किसकी सपोर्ट के लिए, पुवर्टी एलिवेशन, कि पुवर्टी इंक्रीज हो, मतलब पुवर्टी सॉरी इंक्रीज ना हो, मतलब पुवर्टी से उनका जो लेवल है वो आगे जाए और उनकी इनकम जनरेट हो, ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज उनको लगाने हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इसमें मतलब सबका सबके द्वारा हो सकता है, ये पब्लिक के द्वारा भी, प्राइवेट के द्वारा भी और फार्मर्स ग्रुप भी। ओके, तो इन सब की मदद से एक अच्छा एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और फार्मर्स की इनकम को जनरेट करना। ओके, ये था हमारा नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। आज की क्लास में हमने 3 प्रोजेक्ट देखे, कौन कौन से, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, और वो कब आया था, 1998 में। ओके, और फिर हमने देखा एक मिनट, जो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था वो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ओके, और फिर आया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2000 में, और ये क्या था, सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम था। ओके, अब फिर आया था नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ओके, फिर ये आया था 2006 में, और इसमें क्या था कि नए नए आइडियाज़ के थ्रू डेवलप एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना बाय द टोटल, उनमें मतलब सबका पार्टिसिपेशन था, प्राइवेट का भी, पब्लिक का भी और फार्मर्स का भी। ओके।